Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऐसा है, थोड़ा 2-5 मिनट और रुक जाते हैं, 2 मिनट। और लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वो भी तब तक ज्वाइन हो जाएंगे। एंड आप लोगों के माइक्स ऑन हैं। आप ध्यान रखें, जब भी आप बातें करेंगे, जब मुझे कुछ पूछना रहेगा तभी ऑन करेंगे और तुरंत फिर क्वेश्चन पूछ के आप ऑफ कर लेंगे। ठीक है। सो एक ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो वैसे तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे, आपने ऑलरेडी वेबिनार वगैरह अटेंड कर चुके होंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको अगर वो पूरा देखना है तो आप उसको फुल स्क्रीन करके लैंडस्केप मोड पे चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो रोटेट ऑन करेंगे तो मैं फुल स्क्रीन में, जैसा कि आप एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उस प्रकार से आपको मेरा वीडियो दिखाई देगा। ठीक है। मैं कैमरे के थ्रू पढ़ाने के बदले डायरेक्टली स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ा रहा हूँ। और लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो होने देते हैं तब तक। इसके अलावा आपको अगर कोई भी तकलीफ जाती है, टेक्निकल कोई डिफ़िकल्टी जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप तक की आवाज़ नहीं आ रही है, उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अगर आवाज़ नहीं आई तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या इवन आप मैसेजेस में टाइप कर सकते हैं। या अगर लैग आ रहा है सिस्टम में, तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन लेट आ रही है चीज़, या मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा लेट आ रहा है, ये चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। चालू करते हैं आज की हम क्लास को। वैसे फ़िलहाल आज की क्लास में हम पहले तो बातें करेंगे थोड़ी बहुत मुझसे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स से रिलेटेड। आज हम बहुत ज़्यादा ऐसा डीप में पढ़ाई चालू तो नहीं करेंगे, बट हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूंगा कि हम कौन सी चीज़ कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाएगी आपको, कैसे क्या इसको प्रोसीड करना है, क्योंकि पढ़ना कैसे ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और कितने मार्क्स आने वाले हैं, कौन सी चीज़ पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं पढ़ाऊँगा कैसे, तो अल्टीमेटली हम पढ़ाई नहीं चालू करेंगे आज, बट पढ़ेंगे कैसे ये ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले, चालू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मेरा नाम है शशांक शर्मा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही साथ मैंने बीकॉम भी किया हूँ। तो एफ सी ए हूँ मैं एफ सी ए। एफ सी ए यानी क्या होता है, तो दो प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ए सी ए एंड एफ सी ए। ए सी ए मीन्स जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग ए सी ए होते हैं, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो एक्सपीरियंसड हो जाते हैं, जो 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है, या तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में या तो कंटिन्यूस जॉब पे, तो वो एफ सी ए हो जाते हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एफ सी ए है। बी कॉम भी किया हूँ, इसको प्यार से हम लोग बेकाम बोलते हैं बेकाम बहुत काम का नहीं होता, पर फिर भी करते हैं हम। बी कॉम या बेकाम ये भी किया हूँ। फिर कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। कंप्यूटर के थ्रू ऑडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, चेकिंग कैसे करते हैं चीज़ों की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की, ये सब चीज़ों के ऊपर एक कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने किया हूँ। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है। सीए होने के बाद हमको कई बार लगता है कि और पढ़ लेना चाहिए, इतना सा पढ़ के हमको अच्छा नहीं लगता तो और पढ़ लेते हैं। ये एक कोर्स है। इसके अलावा और भी कोर्सेज किया हूँ मैंने, बट वो नाम के साथ जनरली लिखे नहीं जाते। जैसे कॉन्करेंट ऑडिटर का कोर्स हो गया, तो ये भी किया हूँ मैंने। ऐसे और भी कोर्सेज होते हैं जो कि सीए बनने के बाद आप कर सकते हैं, तो वो मैंने किया हूँ। बेसिकली सिर्फ नाम बताना ज़रूरी है, बाकी मैंने क्या पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा हूँ ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है। वैसे आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की ये चीज़ होती है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सिर्फ एक चीज़ आपके लिए रिलेवेंट होती है। सो फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहली बात, मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ। टीचिंग में पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं किस किस को पढ़ाता हूँ, तो सीए फाउंडेशन, फाउंडेशन में मैं लॉ पढ़ाता हूँ, बिजनेस लॉ। लॉ का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा।
आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखेंगे अपन, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दूंगा आज मैं। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे मैं अगेन लॉ पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी बिजनेस लॉ एंड कॉरपोरेट लॉ होता है, कंपनी लॉ वगैरह होता है। सो वो हम देखेंगे, वो टाइम है अभी इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे। और सीए फाइनल लेवल पे मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूँ, डीटी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स वगैरह जो होता है, ये सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ। इसके अलावा 11th एंड 12th सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज़ जो टॉपिक होता है ये भी मैं कवर करता हूँ, ठीक है। सो ये टीचिंग से रिलेटेड 4 लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट 5 लेवल हो गए, 11th 12th, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, ठीक है। सो ये हो गया मेरे टीचिंग के बारे में। इसके अलावा मैं एक ऑथर भी हूँ, बुक्स वगैरह लिखने का काम करते हैं हम लोग। सो नेशनल लेवल के बुक्स मैंने लिखा हूँ, जैसे कि आपको एक बुक अभी मिली है, जो बुक आपके पास अभी मिली होगी, जो कि टैक्समैन के द्वारा पब्लिश की गई है। सो टैक्समैन एक नेशनल, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल का पब्लिशर है, जो कि पूरे देश भर में ही नहीं दुनिया भर में टैक्स की जो बुक्स होती है, लॉ की बुक्स होती हैं, उसमें वो बेचते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो दुबई वगैरह से भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सो वहाँ तक भी अपनी बुक्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जाते हैं। सो मैं ऑथर भी हूँ, मैं बुक्स वगैरह लिखने का काम करता हूँ। इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। प्रैक्टिस का मतलब है मेरा खुद का एक ऑफिस है। सो मैं खुद का ऑफिस भी चलाता हूँ। सो मेरे अंडर भी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं जो लोग हमसे एडवाइस वगैरह लेने आते हैं, टैक्स कैसे बचाना, बिज़नेस कैसे चालू करना। सो ख़ास तौर पे स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ें, सो ये लोग ख़ास तौर पे हमारे क्लाइंट्स होते हैं। सो प्रैक्टिस भी करता हूँ मैं। इसके अलावा मेरा शेयर्स का भी काम है। शेयर्स होते हैं, इसमें भी खास तौर पे मैं फ्यूचर ऑप्शंस जो होते हैं, जिनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा वैसे, बट शेयर्स का भी मेरा एक काम है जिसमें सब ब्रोकरशिप है हमारी। सो उसमें हम लोग एडवाइस वगैरह भी देते हैं, कौन से शेयर्स लेना, कौन से नहीं लेना। तो अपने क्लाइंट्स को, सिर्फ क्लाइंट्स वगैरह को ही हम एडवाइस देते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमको भी एडवाइस दो, तो नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत हम हर किसी को ऐसा ओपनली एडवाइस नहीं देते, ठीक है। सो शेयर्स वगैरह का भी, ट्रेडिंग वगैरह का काम है, हम खुद भी करते हैं और सब ब्रोकरशिप भी करते हैं। सो ये भी काम हमारा है। अब यहाँ पे ये तो हो गई कुछ मेरे एकेडमिक्स से रिलेटेड बातें, मैं क्या करता हूँ, मैंने सीए वगैरह किया हूँ, ये तो सिंपल बात है, जाहिर सी बात है। अब आप सीए पढ़ रहे हैं, सीए की कोचिंग में आए हैं, तो जो भी पढ़ाएंगे आपको या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या कोई ना कोई इक्विवेलेंट डिग्री होगी उनके पास, जैसे कि पीएचडी होंगे, डॉक्टरेट होंगी। सो वो तो ठीक है। इसके अलावा टीचिंग जो मैं कर रहा हूँ, अब हम इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा काम का नहीं है। आपको मेन फोकस करना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी अभी मैं आपको जो पढ़ाऊँगा उस पर हम बेसिकली अब चर्चा चालू करते हैं। सो लॉ का जो टॉपिक है, सीए फाउंडेशन लेवल पे जब हम बात करते हैं, आपको पता है सीए फाउंडेशन में बेसिकली 4 पेपर हैं आपके। पेपर 1 अकाउंट्स। अकाउंट्स आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार से जो पेपर नंबर 2 है, सेकेंड पेपर, ये पेपर नंबर 2 में 2 हिस्से हैं। पेपर नंबर 2 में एक लॉ का पोर्शन है, दूसरा बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग यानी इंग्लिश का पोर्शन है। सो इंग्लिश, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी इसमें हैं। अब जो पेपर 2 है लॉ का, इसमें मैं आपको 60% पोर्शन कवर करूंगा। 60 मार्क्स का आपको आता है लॉ। अगेन ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये 2 सब्जेक्ट्स जो है ना, ये आप देखेंगे आपको हर लेवल पे दिखते हैं। आप सीए फाउंडेशन लेवल में भी अकाउंट्स और लॉ देखोगे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी अकाउंट्स और लॉ रहेगा, सीए फाइनल लेवल पे भी अकाउंट्स और लॉ रहेगा। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो तीनों लेवल पे आपको मिलते हैं, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तीनों लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। सो इसी से आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ जाना चाहिए कि लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, और मेन चीज़ है आपको ये लिखना है।
आपको इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स में आपको एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ वो जो भी आंसर है 4 ऑप्शन है उसमें से एक टिक कर देना है। मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये भी थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें भी एमसीक्यू आपको पूछने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको क्योंकि लिखने का पूरा पेपर है तो इसीलिए आपको लिखने पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है, और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताते जाऊँगा कैसे क्या हमको प्रोसीड करना है, ठीक है, वो चीज़ आप मुझ पे छोड़ दो। बट पेपर 2 जो है इसमें 2 हिस्से हैं। पेपर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है लॉ का, ये मैं पढ़ाता हूँ, और जो सेकेंड पार्ट है जिसमें बेसिकली इंग्लिश ज़्यादा है, सो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं नहीं पढ़ाता। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके लिए एक अलग मैडम है हमारे पास, वो मैडम इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में भी कुछ हिस्सा मैं देखता हूँ, जो कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड है वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है। सो सीए फाउंडेशन में लॉ और साथ ही साथ कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है वो मैं पढ़ाऊँगा, और बाकी जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए एक पर्टिकुलर इंग्लिश की मैडम है जो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है। सो ऐसा है। सो ये हो गया पेपर नंबर 2 के बारे में, जो लॉ है, जो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसमें जो भी पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 लॉ में, ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आप जहाँ से भी आए हैं, आप साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, कोई भी हो, आपके लिए नया सब्जेक्ट है। फिर भी मैं चलो पूछना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ कॉमर्स की तरफ से आए हैं? कॉमर्स वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? हैंड रेस कर सकते हैं आप। अच्छा, सो मेजॉरिटी जो है लगभग सब, ऑलमोस्ट सब लोग कॉमर्स वाले ही हैं। बाकी बचे हुए जो 5 लोग हैं, सो 5-7 लोग जो रहेंगे वो लोग साइंस वाले हैं, बाकी सब लोग जो है कॉमर्स वाले हैं, ऐसा मैं मान लूँगा, ठीक है। 5-10 लोग जो है तो वो लोग सिर्फ साइंस वाले हैं। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए नया सब्जेक्ट है, वो साइंस वाले हों या कॉमर्स वाले हों, दोनों के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये नया है। सो हम एकदम बेसिक ज़ीरो से पढ़ने वाले हैं, शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, और आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो, दोनों ही लेवल पे, आप साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो, दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बराबर लाइन से साथ साथ में पढ़ते चलते हैं तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे लॉ के टॉपिक में, सो हम बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं। मैं जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा तो इसको डायग्राम्स बनाएंगे। अब लॉ जैसे टॉपिक में भी हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। डायग्राम्स मीन्स वो या तो फ्लो चार्ट हो सकते हैं, ट्री डायग्राम्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ये डायग्राम से हम कवर करते हैं। और आपको इसीलिए एक कॉपी भी बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? सो मेरे तरफ से आपको 2 चीज़ मिलेगी कोर्स मटेरियल में। एक मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक। सो एक टेक्स्ट बुक है जो कि टैक्समैन के द्वारा पब्लिश की गई है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI यहाँ से भी बुक्स आती हैं, बट मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पढ़ लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। इसके अलावा मैं एक कलर्ड शॉर्ट नोट्स देता हूँ, ये कलर्ड रहेंगे, कलर नोट्स रहेंगे। सो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक रहेगी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स, ये 2 चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। और आपको रजिस्टर्स देते हैं हम, नोटबुक। एक नोटबुक आपको लॉ के लिए रखना है, ठीक है। सो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से नोटबुक्स दी जाती हैं, एक नोटबुक लॉ के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि लॉ आपको लिखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको MCQ बेस्ड है, सो आपको अकाउंट्स के लिए रहेगा, उसके अलावा लॉ के लिए रहेगी। सो लॉ आपको लिखना है तो उसके लिए आपको कोर्स मटेरियल में नोटबुक भी प्रोवाइड की जाएगी। सो नोटबुक में आप एक काम कर सकते हैं, एक तो डायग्राम्स बनाना है आपको, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा साथ साथ में आप डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे बनाते जाएंगे। बराबर रेफरेंस लिख लेना कि पेज नंबर कौन सा है जिसमें ये पर्टिकुलर डायग्राम आपका कनेक्ट होता है, तो बराबर कॉपी में लिखते जाना रजिस्टर में, और उसमें नोट करते हुए आप डायग्राम्स बनाएंगे। सो आपको ये डायग्राम्स बहुत हेल्प करेंगे आखिरी वक्त पे। आखिरी वक्त मीन्स वो नहीं, वो आखिरी वक्त अलग है, आखिरी वक्त मीन्स एग्ज़ाम का वक्त।
सो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तब आपको बहुत काम आएंगे आपके खुद के डायग्राम्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब आखिरी वक्त के लिए हैं। ये एकदम आखिर में एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आपको पूरा रिवाइज करना होता है, तो उस दिन के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर डायग्राम्स के अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स आपको, कई एग्जाम्पल्स तो बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद लिखेंगे। उसके लिए अलग से कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में ही जो भी टॉपिक है उसके सामने एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिख के रख दिए, सो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। सो एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको लिख के रखना है, ठीक है, तो बुक में ही लिखते जाना है। शुरुआत में आपको याद दिलाऊंगा मैं तो कि कैसा क्या करना है, लिखते जाना है, ये मैं बार बार आपको पिंच करते रहूँगा, याद दिलाते रहूँगा, बट धीरे से आपको आदत लग जाना चाहिए, क्योंकि अब आप मेरे सामने नहीं हैं तो मैं ऐसा हर किसी को देख नहीं सकता। देखो क्या होता है ना, जब फिजिकल लाइव क्लास होती है, सो उसमें आप लोग डायग्राम्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको दिखते हैं 4 लोग बनाते हुए, बाजू में आपका फ्रेंड बैठा है वो बना रहा है डायग्राम, इधर एक फ्रेंड है वो बना रहा है, सब लोग बना रहे हैं, आप अकेले नहीं बना रहे। सो आप फिर बनाना चालू करते हैं। पर यहाँ दिक्कत यह है कि आपको बोलने वाला कोई नहीं है, और ये जो मोटिवेशन आना चाहिए उसके लिए भी कोई नहीं है। आप अकेले बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं। सो मेरी राय मानो, डायग्राम साथ साथ में बनाते जाओ। अगर आप साथ में नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम रहेगा जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म हो गई आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ डायग्राम्स के, और उसके डायग्राम को बाद में आप बना लो अपने कॉपी में। जैसे अभी ये जो चीज़ें हैं ये तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, बट कल से जो भी हम पढ़ेंगे वो सब चीज़ों के डायग्राम्स वगैरह ये आप बनाते जाना, ठीक है। सो एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ाई करेंगे, लॉ क्या होता है, क्यों ये आया, क्यों हम लॉ बनाते हैं, कैसे क्या फॉलो करते हैं, ये सब एक एक करके बेसिक लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। सो डायग्राम्स ये सेकेंड ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं बोलना चाहिए, सेकेंड चीज़ है जो हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली चीज़ है डायग्राम्स बनाएंगे, दूसरा है एग्जाम्पल्स। सो डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स ये दोनों चीज़ें आपको लिखते जाना है, बनाते जाना है साथ साथ में। और अगर अभी नहीं भी बनाते हैं आप डायग्राम, या अभी एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही क्लास हो गई आप लिख के रखो। एग्जाम्पल्स तो तुरंत ही लिखते जाओ, पर डायग्राम्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इधर सुनाई जो दे रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, तुरंत आप बाद में डायग्राम बना लेना, बनाना ज़रूर, क्योंकि क्या होगा ना, अभी तो तकलीफ नहीं जाएगी, बट बाद में क्या होगा, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाए और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो पूरा वो रहेगा तो आपके पास स्क्रीनशॉट, लेकिन समझ में नहीं आएगा कौन सा स्क्रीनशॉट कौन सी पर्टिकुलर चीज़ का था। सो इसलिए स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले भी रहे हैं तो भी बाद में उसी दिन डायग्राम्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, और तीसरी चीज़ जो हम फोकस करते हैं वो है नॉलेज। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सो हम क्लास में जो भी पढ़ेंगे आप देखना, कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये रट लो, भले ही थेरोटिकल सब्जेक्ट हैं, हम बोलते हैं थ्योरी जो होती है रटना पड़ता है, बट नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये थेरोटिकल होने के बावजूद ये रटना नहीं है, आपको समझना है। इनफैक्ट ये झूठ है कि ये थेरोटिकल सब्जेक्ट हैं, लोग बोलते हैं ना थ्योरी है, एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, आप जब सीए बन जाएंगे, सो सीए बनने के बाद आप अकाउंटिंग करते बैठेंगे क्या? सो नहीं। हाँ, अनलेस अगर आपको अकाउंटिंग करना ही है, आपको वही आपका पैशन है कि अकाउंट्स में मुझे फीचर बनाना है, तो बात और है। नहीं तो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट खुद अकाउंटिंग नहीं करता, अकाउंटिंग के लिए नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं। सो बीकॉम एमकॉम किया है किसी ने, वो अकाउंटिंग करता है। फिर सीए क्या करता है? सीए अकाउंट्स चेक करता है, ऑडिटिंग करता है, वो ऑडिट करना यानी चेक करना कि भाई अकाउंटिंग प्रॉपर किया है या नहीं किया है, ऑडिट करते हैं, वो चेक करते हैं चीज़ों को। सो अल्टीमेटली ऑडिटिंग हो गया, लॉ हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जो आपको करिकुलम में थेरोटिकल दिखते हैं, बट रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल बन जाएंगे। और जो अभी प्रैक्टिकल दिखते हैं ना, वो उधर थ्योरी हो जाएगा। सो आप कभी भी अकाउंट्स खुद नहीं लिखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा अकाउंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ ही साथ लॉ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं ये आपको रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे, लेकिन अकाउंटिंग हम खुद नहीं करते हैं। कोई भी सीए से अगर आप देखेंगे, पूछेंगे, तो वो अकाउंटिंग नहीं करता है,
वो ऑडिटिंग करता है, वो चेक करता है अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं। पर वो चेक करने के लिए पता तो होना चाहिए अकाउंट्स कैसे लिखे जाते हैं। सो इसीलिए आपको मेन अकाउंटिंग वगैरह जो यहाँ प्रैक्टिकल लगते हैं वो थ्योरी दिखेंगे आगे चल के, और जिसको हम थेरोटिकल बोलते हैं ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम जो थ्योरी पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कंपनी कैसे बनती है। कोई व्यक्ति अगर आपके ऑफिस में आएगा, आप समझो सीए बन गए, आप ऑफिस में बैठे हैं मस्त अपने चेयर में, और कोई आपका एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आके आपको पूछ रहा है कि सर मुझे नया बिजनेस चालू करना है, एक कंपनी बनाना है, तो कैसे मैं प्रोसीड करूं। सो आप क्या करोगे, आपको यही तो एडवाइस देना है। सो ये लॉ में हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है। सो लॉ में ये चीज़ें आपको सीखने मिलती है जो रियल लाइफ में आपको करना है। लोग आपके यहाँ पे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि सर मुझे बताओ कंपनी बनाना है तो कैसे क्या प्रोसीड करूँ। सो आप उसको बताओगे कि इतने लोग होना, फिर इतना पैसा लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ता है। सो ये जो यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हो आप, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं गेन करना है। इन्फॉर्मेशन यानी क्या, सिर्फ आपको जानकारी है ऐसा होता वैसा होता, वो नहीं, हमको उसकी डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक ही तो बात है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। सो नहीं, दोनों में फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन यानी क्या, सिर्फ जानकारी कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये जानकारी। सो आजकल इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। हम लोग जनरली इन्फॉर्मेशन को नॉलेज से कंफ्यूज करते हैं, बट अल्टीमेटली दोनों अलग चीज़ें हैं। नॉलेज यानी हर चीज़ का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा उसकी जानकारी है। और इन्फॉर्मेशन यानी सिर्फ ये पता है कि ऐसा होता है। जैसे कि पंखा घूम रहा है तो आपको पता है कि पंखा घूमता है, हवा आती है, ये इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज यानी क्या, कैसे घूमता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज। सो हमको यहाँ पे लॉ का नॉलेज गेन करना है। इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं रह गई आज के ज़माने में, क्योंकि आज पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लिया है। आपको कोई भी काम होता है तो आप सीधा सीधा अपने मोबाइल को बोलते हैं ओके गूगल, और वो गूगल जो भी चीज़ आपको चाहिए वो बता देता है। आप सीरी को पूछते हैं, सीरी बता देता है। एलेक्सा आ गई है आजकल, एलेक्सा भी बता देती है। सो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करो आपको 1000 चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज यानी उसका मेन बैकग्राउंड समझना, वो इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर पुराने अपने ग्रंथ वगैरह पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आपने देखा होगा रामायण था। रामायण में एक रावण था जिसके पास एक विमान था, पुष्पक विमान, वो उड़ता था हवा में। सो हमने ये देखा कि पुष्पक विमान उड़ रहा है, हमारी कहानियों में ये लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन थी। क्या ये हमारे लिए कोई काम की है? सो नहीं। इनफैक्ट आज अगर विमान नहीं होते तो हम मानते कि ये तो होता ही नहीं, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन अगर ये पता होता, अगर अपने पूर्वजों ने ये पास ऑन किए होते कि ये कैसे उड़ता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, साइंस क्या है, सो आज हमारी टेक्नोलॉजी किसी और लेवल पे होती। वैसे ही पुराने ज़माने में महाभारत हुआ था। महाभारत की आपने अगर कहानी सुने होंगे या देखे होंगे टीवी वगैरह पे या पढ़े होंगे, सो आपको पता होगा उसमें टीवी हुआ करता था। उसमें जब महाभारत हो रही थी, लड़ाई होने वाली थी, सो उस टाइम पे एक वेद व्यास होते हैं जो कि जो धृतराष्ट्र होता है उसको एक टीवी दे के जाते हैं। उसके पास एक असिस्टेंट होता है संजय, संजय को एक टीवी दिया जाता है, दिव्य दृष्टि। उसमें दिव्य दृष्टि वर्ड यूज़ किया है, वो टीवी था और कुछ नहीं। सो उसमें संजय को बोले कि राजा, एक्चुअली जो राजा होता है ना, वो राजा को, जो अंधा राजा होता है, धृतराष्ट्र नाम का एक राजा होता है, तो अंधा रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता, बट उसको पता करना होता है कि जो महाभारत की लड़ाई हो रही है उसमें कौन जीत रहा, क्या हो रहा, उसको हर चीज़ देखना रहता है। बट वो खुद की आंखों से नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसको टीवी देके जाते हैं जो कि सामने रखा होता है। और एक संजय होता है उनका जो असिस्टेंट होता है, उनका मंत्री। संजय क्या करता है, संजय पट से टीवी लगाता है और पूरा लाइव टेलीकास्ट बताता है कि अर्जुन खड़ा है, वो ऐसी बातें कर रहा है। इनफैक्ट गीता इसी के थ्रू चालू हुई है। गीता की जो पहली वर्ड है ना, वो अंधा राजा बोलता है, पहला जो सेंटेंस है गीता का। सो उसमें धृतराष्ट्र बोलता है सबसे पहले वर्ड्स। सो सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। यानी संजय को पूछ रहे हैं कि वो जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे मेरे और पांडव के पुत्र, इनके पुत्र कौन थे, कौरव,
सो मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, सो ये पूछता है। फिर संजय चालू करता है टीवी, संजय लेता है रिमोट, फट से टीवी लगाता है और फिर लाइव टेलीकास्ट वहां से देख के राजा को पूरा बताते जाता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो ये टीवी उस जमाने में भी था, ये हमारी कहानियों में दिया हुआ है। ये अगर हमको पता है कि ये होता था, दूर से बैठे बैठे हम देख लेते थे, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ये कैसे देखते थे, कैसे चलता था ये टीवी, ये हमको नॉलेज पता होना था। अगर वो नॉलेज आज हमारे पास होती तो आज हम सबसे आगे होते। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं। आज अगर टीवी नहीं होता ना अस्तित्व में, तो आपको अगर मैं बताता ऐसा होता है तो आप माने नहीं होते। ये जो भी डेवलपमेंट है ये तो 150 साल में हुआ है। 100-150 साल में आप देखते हैं टेलीविजन आ गए, एरोप्लेन्स आ गए। 150 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। अकबर बीरबल के टाइम ये सब नहीं था। राजा अकबर हो गए, मुगल हो गए, तो उन लोग के टाइम टीवी था क्या? तो नहीं, उनके टाइम ना टीवी था ना एरोप्लेन्स थे। सो ये जो 150 साल में हमने डेवलपमेंट किया है, इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना सिर्फ 150 साल में हमने कर लिया। सो बोलने का मतलब है कि हमारे लिए नॉलेज मैटर करता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर लोगे तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज तो गूगल पे अवेलेबल है। सो हमको यहाँ पे इसीलिए लॉ के पीछे का लॉजिक समझना है। हमको हर प्रोविजन जो भी पढ़ेंगे वो क्यों बनाया गया, उसका रीज़न क्या है, ये चीज़ें समझ के हम आगे बढ़ेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ये जो एग्जाम्पल्स रहेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको। यानी मैं तो आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फेवरेट होने वाला है। सो इसमें कोई दो राय नहीं। आपको ऐसी इच्छा होगी कि लॉ ही पढ़ते रहो, एकदम आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा ये। इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान दो, हम यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे। हम यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करने नहीं आए हैं। हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे विथ रीज़न, हर एक चीज़ समझ समझ के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गई डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, नॉलेज। इसके अलावा अब हमको पढ़ना कैसे, आपको पता है। एक तो आपने अगर सीए कोर्स का चुनाव किया है तो सबसे पहली चीज़ है, आपको पता है कि आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब ये तो आपने पहले से मान के आए हैं, तो हार्ड वर्क सबको करना है, ये आपको पता है, क्योंकि सीए का कोर्स करने आए हैं आप, तो हार्ड वर्क लगेगा ही। पर दिक्कत क्या होती है पता है? हार्ड वर्क शुरुआत में करते हैं हम। जैसे आज अपन जब क्लास कंप्लीट करेंगे, आपकी इच्छा होगी कि सब पढ़ाई कर लो, घर पे जाओगे आप, घर पे बैठ के पूरी चीज़ पढ़ना चालू कर दोगे। ये कब तक चलेगा? 10 दिन तक। 10 दिन बाद क्या होता है ना, अपना मोटिवेशन लेवल पूरा नीचे आ जाता है। 10 दिन बाद फिर अपन वैसे लेवल से, वैसे पूरे एंथुजियाज्म से नहीं पढ़ते हैं जैसा एंथुजियाज्म शुरू में था। बस वहीं हमारी गलती हो जाती है। हमको जो भी कर रहे हैं ना, इसको कंसिस्टेंटली करना है। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप सीए एग्जाम्स कर रहे हैं, खासतौर पे सीए एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि सीए एग्जाम्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो लेकिन यही सच है, डिफिकल्टी कुछ नहीं है। सिर्फ दिक्कत यह है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत वास्ट है अपना। तो सबसे बड़ा कोर्स जैसे कि लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये दोनों बहुत बड़े कोर्स हैं। आप देखेंगे लॉ में इतना टाइम जाता है आपका, इन्वेस्ट होता है इतना टाइम, जितना टाइम आपका और किसी सब्जेक्ट में नहीं होता। सो सिर्फ लॉ और अकाउंट्स, यही आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे कोर्स इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है कि आपको मेन चीज़ ये रहती है कि कंप्लीट कैसे करो। तो कंप्लीट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और रिवीजन। कंसिस्टेंटली आप काम करो और रिवाइज करते रहो। जो आज पढ़ा, कुछ दिन बाद आप फिर से रिवाइज कर लो, फिर कुछ दिन बाद और संडे वगैरह को छुट्टी है सो उस दिन रिवाइज कर लो। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलरिटी। आप सोच के देखो, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब क्रिकेट में आपके सामने टारगेट है 300 रन्स आपको बनाना है 50 ओवर्स में। सिर्फ 300 रन का टारगेट है और 300 बॉल है। आप कैसे जीतेंगे मैच? हर बॉल पे सिंगल डबल ऐसा लेते जाओ, कुछ बॉल मिस होगी, कुछ बॉल में 2 रन होंगे, किसी में 4 हो जाएगा, किसी में 6 हो जाएगा। बट अल्टीमेटली आप कंसिस्टेंटली थोड़े थोड़े रन बनाते रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे और देखोगे कि 300 रन इजीली अचीव हो गए।
लेकिन वहीं अगर आप सोचते हैं कि यार एक काम करते ना, अपन 35 ओवर्स तक के ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ तो भी करते रहते, रन नहीं लेंगे अपन, आखिरी के 15 ओवर में अपन 300 रन बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? सर नहीं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बना भी सकते हो आप, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस। अगर आप वही रेगुलर हर एक दो रन निकालते रहेंगे हर बॉल पे, तो आप आराम से वो गोल अचीव कर लेंगे और आपको प्रेशर भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आखिर में आप करना चाहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सेम चीज पढ़ाई में लगती है। पढ़ाई में अगर आप रेगुलरली रोज का रोज पढ़ते जाएंगे सो बहुत आसानी से चीजें कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं आखिरी दिन देखूंगा जो भी करना है, सो फिर आखिरी टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज के लिए वैसे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं सिर्फ पढ़ाई की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हम पढ़ाई से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं बोलता सिर्फ पढ़ाई करो, इनफैक्ट आपने बाकी चीजें भी अभी करना चाहिए। हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे मैं भी गिटार बजाता हूँ, सो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सो अभी तो खैर बंद हो गया, बट फुटबॉल हो गया, गिटार हो गया, ये सब हम लोग भी करते हैं। सो यही उम्र होती है एक्चुअली। आपको भी जैसे गिटार बजाना है, सीखना है आपको, सो ये उम्र है जब आपने सीखना चाहिए। सो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, आपको ये भी अभिज करना है। आज से अगर आप 20 साल बाद सोचोगे मैं गिटार बजाना सीखता हूं, तो वो सही नहीं है, वो उम्र सही नहीं है। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं उस टाइम भी, ऐसा गलत नहीं है कुछ, बट फिर भी आप सोचो आप हैं, आपका बेटा बैठा है बाजू में, वो गिटार बजाना सीख रहा है, आप उसके बाजू में बैठे हैं, आप भी सीख रहे हैं। सो वो उम्र में उसके सीखने के दिन है, आप सीखोगे, वो उतना सही नहीं रहेगा। आपको जो करना है, आपको डांस करना है आज करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो आपको बॉडी बिल्ड करना है, जिम जाना है, आप अगर सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन जाते हैं जिम, और सुबह 7 बजे चले गए, आप रात को 9 बजे तक के वहीं पे जिम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब क्या आपकी बॉडी बिल्ड होगी? 2 दिन पूरा आपने, पूरा लगभग 10 घंटे 12 घंटे आपने काम किए, इनफैक्ट 14 घंटे आपने एक्सरसाइज किए, सो बॉडी बिल्ड होगी क्या? सो नहीं, उल्टा हम बीमार पड़ जाएंगे। सो वही चीज अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सुबह करो, 3 महीने तक करो, सिर्फ 3 महीने तक रेगुलरली वो करो, आप एक विजिबल चेंज देखेंगे खुद में। सो आपके खुद की फिजिक जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं क्यों हुआ ये चीज? ये हुआ कंसिस्टेंसी के कारण। आप रोज सिर्फ 1 घंटे वो काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, एक आध बार कभी छूट भी गया तो चलता है, बट फिर भी अब अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स कुछ दिन बाद देखने को मिलेंगे। ये तुरंत नहीं दिखते हैं। कंसिस्टेंसी की एक दिक्कत है कि शुरुआत में आप मोटिवेशन नहीं ले सकते उससे, क्योंकि शुरुआत में आपको पता नहीं होता, उसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ के हिसाब से बताऊं, तो समझो आपने सीए कोर्स ज्वाइन किया, आपने यहां पढ़ाई चालू की है, कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन रिजल्ट्स कब दिखेंगे? आपको रिजल्ट्स दिखना चालू होंगे जैसे ही क्लास खत्म होंगी। 4 महीने हो गए, क्लास खत्म हुई, इसके बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, ऐसा जाएगा आपका ग्राफ। और वहीं आपका फ्रेंड भी है, आपका फ्रेंड शुरू में से थोड़े दिन पढ़ाई किया, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, सो वो भी आपको अभी तो सेम लेवल पे दिखेगा, आपके साथ साथ ही चलता हुआ दिखेगा। और जब वो 3 महीने 4 महीने बाद पढ़ाई चालू करेगा ना, उसका ग्राफ इतने जल्दी नहीं बढ़ेगा, उसका ग्राफ बढ़ने को बहुत टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ा 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 ऊपर जाएगा। सो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाती, कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है, जब गोल्स अचीव होने लगते हैं। आप हर बॉल पे रन निकाल रहे हैं, सो आपको अभी से उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही टारगेट क्लोज होगा तो आपको पता लगेगा। आप अगर आज 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज रिजल्ट नहीं दिखेगा, 10 दिन रिजल्ट नहीं दिखेगा, 15 दिन नहीं दिखेगा, लेकिन आप 2 महीने 3 महीने बाद देखो, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की, ये ध्यान रखो। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिर्फ पढ़ाई मत करो, यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत आसानी से आप कवर कर लोगे। सो हम जो भी पढ़ेंगे, आप अगर घर पे पढ़ोगे तो मुश्किल से उसको 15-20 मिनट लगेंगे पढ़ने को। जो चीज़ हम यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, वही चीज़ आप घर पे जब पढ़ोगे तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इसको कवर कर लोगे। अब यहाँ पे खास तौर पे
जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कोर्स बहुत वास्ट है, एकदम लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा। सो दिक्कत ये नहीं होती है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई। पूरी जो चीज़ है, पूरा सीए का कोर्स आप उठा लो, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब कोर्स में, यहाँ ही नहीं, इवन सीए फाइनल तक के, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, 100% चीज़ें आपको समझेगी। सिर्फ दिक्कत यह है कि उसको फिर याद कैसे रखना। सो उसके लिए रिविजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम इसीलिए अपनी क्लास में क्या करते हैं, सो जो भी चीज़ हमने कल पढ़ा, जैसे समझो आज हमने कोई चीज़ पढ़ ली है, सो कल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, सो वो पूरा रिवाइज करेंगे। परसों जब पढ़ाऊंगा ना, तो आज का और कल का दोनों रिवाइज करेंगे। 4 दिन बाद पढ़ाऊंगा तो पिछले 3 दिन का हम रिवाइज करेंगे। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिविजन। क्यूमुलेटिव रिविजन करेंगे हम क्लास में। सो क्लास में भी हम रिवाइज करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल नॉट स्टडी एट होम। घर पे भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो घर पे भी पढ़ाई करना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा बोलते हुए आपको दिखेंगे, कई क्लासेस वाले तो इवन एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यू विल नॉट हैव टू स्टडी एट होम, यू डोंट हैव टू स्टडी एट होम। ये झूठ है, घर पे पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े सीए नहीं होता, ठीक है। तो रेगुलरिटी आपको बनाना है। हम यहाँ पे अपने तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, और आपको भी अपने तरफ से पूरी चीज़ें करना पड़ेगा। आपको खुद को पूरा साथ साथ में पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसके अलावा आपके हम टेस्ट रखते हैं, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट जो है ना, ये सिर्फ लाइव बच्चों को मिलती है। जैसे कि आप लाइव क्लासेस में हैं, हम लोग जैसे वीडियोस भी सेल करते हैं, तो वीडियो सेल करने में क्लास टेस्ट वाला बेनिफिट नहीं मिलता। सो वो एक ड्रॉबैक होता है। कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको लाइव क्लास में मिलते हैं और वीडियोस में नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पे क्लास टेस्ट रेगुलर होती हैं। जैसे ही अपने 3 चैप्टर हो जाएंगे, अपन यहाँ पे जो क्लास टेस्ट लेंगे ये 3 चैप्टर के हिसाब से लेंगे। 3-3 चैप्टर होते जाएंगे तो क्लास टेस्ट होगी शुरुआत में, और आगे फिर 4 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे भी हैं कहीं कहीं पे। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं अपने ये जो पेपर 2 है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सो लॉ पढ़ना है, ये तो ठीक है, पर लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से कानून हमको पढ़ना है। सो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, लॉ में आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या उसमें क्या टर्म्स रहती है, कितने लोग होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एक सबसे सिंपल एक्ट में से एक है, ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया कि आपको ये एकदम पसंद आने लगेगा सब्जेक्ट, आपको ऐसा लगेगा कि यही पढ़ते रहो। पर ऐसी गलती मत करना, सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि हमारा जो 400 मार्क्स के पेपर हैं उसमें हमको हर पेपर में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। सो इंडिविजुअली भी और क्यूमुलेटिव भी आपको 50% स्कोरिंग करना ही है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पहला एक्ट है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो हम अगली क्लास में इसके ऊपर चर्चा चालू करने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरी चीज़ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, प्यार से सोगा बोलते हैं हम इसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो जब आप कोई गुड्स खरीदते बेचते हैं, समझो आपने एक मोबाइल खरीदा बेचा, तो कौन सा कानून अप्लाई होता है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है तो क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताई गई हैं। सो हम ये देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी में जब आप काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अकेला एक काम करता था, मैं अपनी एक दुकान चलाता था, पर अब मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं अकेला अभी तक बिजनेस करता था, बट मेरी फ्रेंड है एक कैटरीना और एक फ्रेंड है मेरी दीपिका। सो ये दोनों मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अब हम तीनों ने मिल के सोचा चलो मिल के काम करते हैं। सो मैं, शर्मा जी, कैटरीना और दीपिका, हम तीनों मिल के बिजनेस कर रहे हैं।
सो हम लोग को एक पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आ सकती है, कल चल के झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो पता लग रहा कल चल के दीपिका और कैटरीना झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, तो झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कब आप कैसे क्या प्रोसीड करेंगे, किसको कितने राइट्स मिलना चाहिए। सो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, सो पार्टनरशिप एक्ट हम देखेंगे। फिर एक और कानून है आपके साथ आपके कोर्स में, LLP एक्ट। ये क्या है ये भी हम देखेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं हम इसको। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ बेनिफिट्स पार्टनरशिप फर्म के मिलते हैं, कुछ बेनिफिट कंपनी के मिलते हैं। जो लोग साइंस वाले हैं उनको अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, जो लोग कॉमर्स वाले हैं उन्होंने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत आपने OCSP में पढ़ा होगा अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपने बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक में थोड़ा बहुत इसके बारे में 11th लेवल पे पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये सब जो पार्टनरशिप वगैरह हैं ये क्या होता है, LLP क्या होता है हम देखेंगे। वैसे ही एक और है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनी क्या होती है? जैसे हम देखते हैं शेयर मार्केट है, शेयर बाजार क्या होता है, पैसा क्या कैसे लगाया जाता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको देखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ेंगे ये बहुत सारा हिस्सा हम यहाँ पढ़ लेंगे, पर थोड़ा सा कुछ पार्ट है जो हम इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे। सो हम इस साल 2-3 चीज़ें नहीं देखेंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग पूरा कवर हो जाएगा। सो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाना चालू करूंगा तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको लगभग पूरा देखना है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे हम जो इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स में है, आपको फाउंडेशन के कोर्स में वो नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हम देखेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पूरा पोर्शन आपको यहीं पे है। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको आगे के लेवल पे नहीं आएगा, यहीं पूरा पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट ये भी यहीं पे पूरा कवर करेंगे हम, बहुत डीप में हम समझेंगे ये पूरे पार्टनरशिप के रूल्स। LLP एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये क्या होता है, कैसे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, पूरा यहीं पढ़ेंगे हम। और कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट आपको तीनों लेवल पे पढ़ना है। कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपको CA फाउंडेशन लेवल पे भी कुछ हिस्सा पढ़ना है, एकदम बेसिक जो पॉइंट्स है वो यहाँ पढ़ेंगे हम। इंटरमीडिएट लेवल पे अगेन हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सेक्शन नंबर 1 से 148 तक पढ़ेंगे। सो अभी आपको सेक्शंस क्या होते हैं ये भी नहीं पता है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें इस साल बताऊंगा, कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल पे बताऊंगा। ठीक है, सो अगले साल भी हमको कंपनीज एक्ट पढ़ना है और CA फाइनल लेवल पे भी आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। सो तीनों लेवल पे आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ठीक है, सो ये तीनों जगह पे रहेगा। सो जाहिर सी बात है आपको समझ रहा है उसका इंपॉर्टेंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम इन्वेस्ट होता है। सो हम जितना भी टाइम देंगे अपनी क्लास का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम जाएगा। सो आप बोल सकते हैं 45% ऑफ द टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम काफ़ी लंबे समय तक देखेंगे, जैसे 4 महीने की क्लास है, सो उसमें लगभग 2 महीने के आसपास तक के आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चलेगा। ठीक है, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा एक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा छोटा एक्ट है। पार्टनरशिप अगेन और थोड़ा छोटा हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट। LLP एक्ट बहुत ही छोटा एक्ट है। कंपनीज एक्ट वैसे बहुत बड़ा है लेकिन आपको यहाँ पे कम पढ़ना है। सो आप 45% ऑफ टाइम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देंगे इस साल, और बाकी का जो टाइम है 55% वो अपन ये सब चीज़ों में बांट देंगे। ठीक है, तो बाकी का टाइम अपन हर एक एक्ट को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इस प्रकार से हम प्रोसीड करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, इसके बारे में भी बता देता हूँ। क्वेश्चंस जो हैं आजकल आपको देखने को मिलेगा कि केस स्टडी नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। केस स्टडीज मीन्स क्या? मीन्स आपको एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ए और बी के बीच में ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें ए के पास क्या उपाय हैं या बी के पास क्या रेमेडीज हैं,
कौन क्या कर सकता है, अगर झगड़ा हो रहा है तो क्या होगा, कौन जीतेगा, किसके फेवर में डिसीजन आएगा, इस प्रकार की केस स्टडीज़। जैसे आप इवन 11th-12th लेवल पे देखते हैं कुछ केस स्टडीज़ आती हैं, कुछ पैसेजेस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसा यहाँ पे केस स्टडीज़ आने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, सो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कहीं लिखा नहीं है कि इतना पोर्शन ये आएगा उतना पोर्शन वो आएगा। इनफैक्ट इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़्यादा आएगा, सेल ऑफ गुड्स पे ज़्यादा आएगा, कि किस में कितना आएगा। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई एक्ट छोड़ देते हैं और दूसरे एक्ट को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कम क्वेश्चन आए और पार्टनरशिप से ज़्यादा आ गए। सो सीए एग्ज़ाम में एक ये भी डिफ़िकल्टी होती है कि ऐसा प्री डिटरमाइंड नहीं है सिलेबस में कि इतना पोर्शन यहाँ से पूछेंगे उतना पोर्शन वहाँ से पूछेंगे, और यही चीज़ें डिफ़िकल्टी मानी जाती है। एक्चुअली डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्टी सिर्फ यह है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है। आप जितनी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे ना 4 महीने में, सिर्फ 4 महीने में, उतनी चीज़ें आपने पूरा 11th और 12th मिला के भी नहीं पढ़ा है। इतना ज़्यादा कोर्स होता है यहाँ पे। सो जितना आप 2 साल में पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आपको 4 महीने में पढ़ना है। ये तो बात हो गई फाउंडेशन लेवल की। इंटरमीडिएट में वही चीज़ें आपको 9 मंथ्स में कवर करना है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा, जितना सीए की पढ़ाई है फाउंडेशन लेवल पे, उसकी 4 टाइम्स पढ़ाई हो जाती है इंटरमीडिएट लेवल पे, 4 गुना, सीधा सीधा 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स ज़्यादा आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे। और फाइनल तो पूरा समुंदर है, फाइनल में आपको डूब के निकलना है। तो एक ऐसी शायरी भी है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बस वैसा ही है फाइनल, सीए फाइनल लेवल। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं डराने का काम नहीं करता, मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट और बता दूँ कि ऐसा अगर आप सोचोगे कि सर आसान वाली चीज़ नहीं है क्या, सो जो आसान चीज़ें होती हैं ना उसकी वैल्यू नहीं होती। आप खुद देखो, अगर मैंने बीकॉम करके रखा हूँ, बेकाम करके रखा हूँ, सो मुझे कल चल के जॉब चाहिए तो मिलेगा क्या आसानी से? सो नहीं। लेकिन आप कभी एक सीए को खाली बैठा नहीं देखोगे। सीए कुछ ना कुछ करते रहेगा, या तो कहीं जॉब करेगा, खुद की प्रैक्टिस करेगा, कुछ तो भी करते हुए मिलेगा आपको। सो आप देखेंगे कि आपको या तो अभी मेहनत कर लो या जिंदगी भर मेहनत करते रहो। सो सबसे आसान चीज़ होती है कि आप अभी मेहनत कर लो। एक बार सीए बन गए सो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कभी भी कोई सीए खाली बैठा नहीं दिखेगा आपको, कोई बेचारा जॉब ढूंढ रहा है ऐसा नहीं दिखेगा आपको। सो कभी भी आप इसीलिए ये वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट, क्योंकि बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट इज इन इटसेल्फ सक्सेस, वो खुद ही सक्सेस है। सो अगर आप सीए बन गए तो सक्सेसफुल हो गए। सो अल्टीमेटली इसीलिए कोई ऐसा नहीं बोलता कि कोई सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट है, सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट है दैट इज सफिशिएंट, वो सक्सेसफुल होना ही है। सो मेहनत है, मेहनत कंसिस्टेंटली करना है, और यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ये सब करते हैं, लेकिन कुछ दिन करते हैं। क्या होता है ना, अपना नेचर ही ऐसा है, इसमें अपनी गलती नहीं होती, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम तक के मोटिवेटेड होता है, फिर एकदम से डाउन हो जाता है। आपने कई बार मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, आप यूट्यूब खोल लो, 1000 लोग मोटिवेशन दे रहे हैं आजकल। सो मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, कितने देर तक रहता है वो मोटिवेशन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपका मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो जाता है। सो ये मोटिवेशन है ना, ये वैसे ही है जैसा कि आप समझो गर्म पानी है, आपने गैस चालू कर दिया, पानी उबल रहा है उबल रहा है, जब तक गैस चालू है तब तक उबल रहा है, फिर आपने गैस बंद कर दिया, थोड़ी देर तक तो गर्म रहेगा, उसके बाद वो फिर से रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। सो आप भी वैसे ही हैं, अपना नेचर भी वैसा ही है कि हम पहले जब लोग मोटिवेट करते हैं ना तब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, सब सोच लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, बाद में जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म हुआ हम फिर से रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। सो आपको मोटिवेशन अंदर से लाना पड़ता है। इसीलिए तो ऐसा बोला जाता है कि सूरज जैसा चमकना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले वैसे जलना पड़ता है। सो आपको वैसा जलना पड़ेगा, सूरज जैसे जलोगे तो चमकोगे। तो ऐसा है। तो कभी कभी मैं थोड़े ज़्यादा बोल वचन भी दे देता हूँ बट ये ज़रूरी रहेंगे। आपको सीए एग्ज़ाम में मोटिवेशन लेवल ज़रूरी रहेगा, और वो उसके लिए आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। हम लोग भी हैं ये सब चीज़ों के लिए, कोई भी हेल्प लगती है सो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं वैसे भी आपके छोटे भाई जैसा ही हूँ,
कुछ भी अगर आपको हेल्प लगती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मेन चीज़ है आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना। रेगुलर आप पढ़ोगे, जितनी चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे उतनी चीज़ आप घर जाके कल कर लोगे। इस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सब चीज़ कवर होती जाएगी। और ये जो टेस्ट मिलती है आपको क्लास टेस्ट, ये आपके लिए बोनस है। और क्लास टेस्ट आप आसानी से अगर पढ़ के पास कर लेते हैं तो मेन एग्जाम आराम से पास हो जाओगे। यहीं पे हमको समझ जाता है हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। एक पॉइंट और बताऊंगा, जो मैंने नोटबुक बनाने बोला हूं, नोटबुक में शुरुआत के जो पेजेस है उसमें तो मैंने बोल दिया आपको डायग्राम्स बनाना है। इसमें बैक साइड से ना आपको राइटिंग प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राइटिंग का पेपर रहेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो इसीलिए आपको उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है और ये आपको ही करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कैसे लिखना है, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस लिख के भी बताऊंगा, पर अल्टीमेटली आपको खुद को जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक के लिखने में वो क्वालिटी नहीं आएगी। ये ऐसा ही है जैसा कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं आपके सामने कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल के बता दूं, या मैं आपको कितनी भी अच्छी बुक दे दूं कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसमें लिखा है कि ऐसे फुटवर्क होना चाहिए, ऐसी टाइमिंग होना चाहिए, सब लिखा है, लेकिन जब तक आप नहीं खेलोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। सेम चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस की है। राइटिंग एक आर्ट है, ये एक स्किल है। अगर आप लिखोगे तो आप बढ़ते जाएगी वो स्किल, अच्छा होते जाएगा, लेकिन नहीं लिखोगे तो दिक्कत जाएगी। लिखना है आपको, ठीक है। और अगेन बता रहा हूँ, खुद को लिखना पड़ता है। जैसे क्रिकेट में अगर मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मुझे खेलना पड़ेगा। मैं टीवी में कितना भी क्रिकेटर को खेलते हुए देख लूँ, बट मुझे खुद को अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है तो खुद को खेलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा राइटर बनना है, बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स डेवलप करना है, जो कि ज़रूरी है आज के दौर में, ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप खुद राइटिंग प्रैक्टिस करें, आप चीज़ों को लिख के देखें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी होती जाएगी ये स्किल्स, और नहीं करेंगे तो बाद में बड़ी तकलीफ जाएगी, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ है तो सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर आप रेगुलर नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं रेगुलर, तो बहुत तकलीफ जाएगी। और रेगुलर करोगे ना एकदम आसान हो जाएगा सीए करना। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये सीए बनने के बाद तो हर कोई बोलता है, बट नहीं, मुझसे पूछो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा था हमेशा से, बट मैं सीए में बहुत आसानी से क्लियर होते गया। एवरेज स्टूडेंट रहा था, मुझे इनफैक्ट 10th में सिर्फ 70% थे, और 10th में 70% बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपको पता है। 12th में मुझे सिर्फ 60% थे, स्टेट बोर्ड, 12th साइंस था मेरा, सिर्फ 60% थे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। बट सीए में आए और एक बार में क्लियर होते चले गए। सिर्फ फाइनल में मुझे अटेम्प्ट लगा था, वो कभी और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगा था। बट बाकी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रेगुलर रहो। कितना भी होशियार व्यक्ति अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनाएगा दिक्कत जाएगी। कितना भी साधारण व्यक्ति हो, एवरेज भी हो, तो वो भी अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, रेगुलर पढ़ाई करेगा, तो वो सीए आसानी से बन सकता है। और सिर्फ पढ़ाई करना ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा। आपको साथ साथ में बाकी भी एक्टिविटीज़ करना चाहिए। वो एक्टिविटीज़ आपको हर चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करती है, आपको फिर बोरियत वगैरह भी महसूस नहीं होती, ठीक है। साथ साथ आपको सब चीज़ें करना चाहिए। ये तो हो गई अपनी सब बातें, आज की जनरल बातें। बाकी आपको कोई डाउट होगा यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ से रिलेटेड टू, समझो आपका कोर्स हो गया या सब्जेक्ट हो गया, या मुझसे रिलेटेड भी कोई डाउट होगा, तो आखिरी के जो 5 मिनट है इसमें अपन डाउट्स वगैरह देख लेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ लो, नहीं तो एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताऊंगा। वैसे बुक आपको एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। कोई भी डाउट? चलो तो ठीक है। बिजनेस लॉस, ये बुक मिली होगी आपको, टेक्स्ट बुक, जो कि टैक्समैन पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है। इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, ये अबाउट द ऑथर आप पढ़ सकते हैं, कोई खास काम का नहीं आपके लिए। अब ये काफ़ी पहले बनी थी बुक, इसीलिए उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह पुराना लिखा हुआ है। फिर डायरेक्टली हम आते हैं
कंटेंट के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये क्या होता है 1872, ये भी मैं बताऊंगा। इसमें हमको 9 चैप्टर्स पढ़ना है, इन ऑल 9 चैप्टर्स रहेंगे इसमें। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, अभी आपको नहीं समझेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें समझते जाएगी। सो 9 चैप्टर्स हमको इसमें पढ़ना है। जैसा कि मैंने बोला कि लगभग 45 to 50% टाइम अपना इसके ऊपर जाता है। फिर यूनिट 2 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें आपको गिनती के 6 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है, सीधा सीधा ऊपर 9 थे, यहाँ पे 6 हो गए, और ये भी छोटे चैप्टर्स हैं कंपैरेटिवली। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन, वारंटीज, ओनरशिप, ये सब अलग अलग करके हम चैप्टर्स देखेंगे। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल यानी नीलामी के जरिए जब चीज़ें बेची जाती है उसको हम बोलते हैं ऑक्शन। यूनिट 3 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें 4 चैप्टर्स है सिर्फ। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फर्म क्या होती है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, फर्म कैसे क्या डिसॉल्व होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, बाद में देखेंगे। यूनिट 4 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ही चैप्टर है। और यूनिट 5 कंपनीज एक्ट, एक ही चैप्टर है, ठीक है। सो ये हमको एक एक करके देखना है। हम अगली क्लास में चालू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसमें हम सब चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे हम अगली क्लास में चर्चा चालू करने वाले हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और रेगुलर क्लास करना, क्लास मिस मत करना, बिल्कुल टाइम से आना, टाइम से कंप्लीट करना। ऐसा नहीं हम पहले चले गए, बीच में छोड़ दिए क्लास, सो वो मत होने देना। या ऐसा नहीं लेट ज्वाइन हो रहे हैं कि क्लास हो गई 10 मिनट बाद ज्वाइन हो रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो तकलीफ जाएगी। बैकअप्स वैसे आपके लिए अवेलेबल है, बट ओनली फॉर जेन्युइन केसेस। सो अगर आप जेन्युइनली प्रॉपरली कर रहे हैं क्लास, बट उसके बाद भी अगर आपका कुछ मिस हो रहा है तो बैकअप्स वैसे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं बैकअप के जरिए कर लेता हूं तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। बैकअप्स तुरंत नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बैकअप्स के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ता है वीडियो को और अपलोड करना पड़ता है। सो इट टेक्स अराउंड 2 वर्किंग डेज। सो आज की क्लास है, सो 2 वर्किंग डेज मैक्सिमम लगते हैं। वैसे जनरली तुरंत ही कर देते हैं हम लोग, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में अवेलेबल हो जाते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज आपको लगेंगे, उसमें आपको बैकअप अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इन नॉर्मल केसेस, कभी कुछ एक्सेप्शनल केस आया तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो अगली क्लास से हम पढ़ाई चालू करेंगे, और कोई भी डाउट होंगे तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। अपने क्लास का सेम टाइम रहेगा 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। सो काफ़ी टाइम तक के ये सेम टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। बाद में शायद 2 महीने बाद चेंज होना रहा तो होगा, हम करेंगे वो, ठीक है। सो यहाँ तक के कोई डाउट है क्या आपको? कोई भी डाउट नहीं है कोर्स वगैरह से रिलेटेड? हाँ बोलो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो कोर्स वगैरह से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट तो है नहीं, बट फिर भी आगे चल के अगर कुछ रहता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ाई चालू करेंगे। चलिए, थैंक यू। हाँ, बाय बाय बाय।